सीडीएसएल यानी देश की एकलौती डिपॉजिटरी लिस्टेड कंपनी जिसने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को मालामाल रिटर्न्स दिए हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, वो कंपनी आज स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। हालांकि आप कहेंगे कि सितंबर मंथ से तो लगभग हर एक स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सीडीएसएल की कहानी इसमें भी थोड़ी अलग है। सितंबर 2024 में सीडीएसएल की शेयर प्राइस 1400 टू 1500 रुपीज़ के करीब ट्रेड कर रही थी। 13 दिसंबर को शेयर प्राइस अपनी ऑल टाइम हाई पर यानी 1943 पर चली गई। यानी दिसंबर में जहां स्टॉक प्राइसेस गिर रही थी वहां सीडीएसएल ऊपर जा रही थी, और लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक ने गिरना शुरू किया और अभी 1100-1200 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जिस शेयर ने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया, यानी इफेक्टिवली इस शेयर का जो आईपीओ आया था 180 पर था, लेकिन 1:1 बोनस के बाद उसकी इफेक्टिव प्राइस 90 रुपीज़ हो जाएगी। तो 90 रुपीज़ से 1100-1200 स्टिल फार ग्रेट रिटर्न्स। लेकिन रिसेंटली कंपनी ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे काफ़ी सारी कंपनी के शेयर होल्डर्स नाराज़ हैं। क्या वो डिसीजंस है उसके बारे में बात करेंगे, और कंपनी के लिए फिलहाल फ्यूचर कैसे दिख रहा है इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो सीडीएसएल के बिजनेस मॉडल के भी जो इश्यूज है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसके वैल्यूएशन के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। शुरू करने से पहले जिन्हें नहीं पता डिपॉजिटरीज के बारे में, उनको आधे मिनट में थोड़ा क्विकली बता देता हूँ। देखिए, इंडिया में दो मेन डिपॉजिटरीज है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। यानी जो भी शेयर्स आप खरीदते हो उन्हें डिपॉजिटरी में स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। इसीलिए कहते हैं कि ब्रोकर भाग भी गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके शेयर्स इन दो डिपॉजिटरीज के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं। अब सीडीएसएल भी एक बिजनेस है, वो कोई फ्री में ये सारी चीज़ें सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो सीडीएसएल के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो काफ़ी लोगों को लगता है कि सीडीएसएल सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्जेस से कमाता है, पर वो सच नहीं है। सीडीएसएल का एक मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल है जो आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ये पैसा कमाने के सबसे बड़े दो मेन सोर्सेस हैं। पहला है एनुअल इश्यूअर चार्जेस। ये एनुअल फीस लेते हैं कंपनी से जो इनकी सर्विसेज यूज करते हैं, और ये जो फीस है ये फिक्स होती है। तो बेयर मार्केट हो या फिर बुल मार्केट, ये फीस सेम ही रहती है। तो फिलहाल अभी बेयर मार्केट चल रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं कि इनकी रेवेन्यू पर कुछ फर्क पड़ेगा। तो ये इनका जो रेवेन्यू सोर्स है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सोर्स है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट टाइम एक नोटिफिकेशन निकाला था कि अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है तो भी आप जो शेयर आपके स्टोर होंगे वो आपको डिपॉजिटरी के पास स्टोर करने पड़ेंगे। तो इससे ऑफकोर्स सीडीएसएल एनएसडीएल इन दोनों को बहुत फायदा होगा। कितना फीस लेती है सीडीएसएल? तो अनलिस्टेड कंपनीज से ये एनुअली 5,000 रुपये से इनके चार्जेस शुरू होते हैं। फॉर लिस्टेड कंपनीज इनके एनुअल चार्जेस 9,000 रुपीज़ से शुरू होते हैं। एनुअल चार्जेस 75 रुपीज़ तक बढ़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द शेयर कैपिटल एडमिटेड। तो ये तो हो गए इनके एनुअल चार्जेस। इसके अलावा इनका जो दूसरा बड़ा रेवेन्यू सोर्स है वो है ट्रांजेक्शन चार्जेस। और ये जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस है ये सीधे आपको चार्ज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपस्टॉक्स के जरिए या फिर फॉर एग्जाम्पल एंजल वन के जरिए मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो ये एंजल वन को चार्ज करेंगे, फिर एंजल वन आपको चार्ज करेगा। तो इस तरह ये प्रोसेस चलती है। देखिए, इंडिया में फिलहाल T+1 सिस्टम चल रहा है। सेबी काम करे कि इसको T+0 में करें, यानी कि अगर आपने आज शेयर्स खरीद लिए तो आज ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होता है। आज आप अगर शेयर खरीदते हो तो कल आपके अकाउंट में वो आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आज आपने शेयर्स खरीद लिए, कल आपके अकाउंट में आ गए, तो कल का दिन या फिर परसों का दिन जब भी आप उसे बेचेंगे तब आपको एक डीपी चार्ज लगता है जो आपको आपका जो ब्रोकर है वो लगाएगा, और वो जो फीस है फिर उस ब्रोकर से डिपॉजिटरीज यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल ले लेगी। अब ये जो डीपी चार्ज आपको लगता है ये शेयर बाय करते टाइम आपको नहीं लगता है, ये सिर्फ सेल करते टाइम लगता है। और इसमें भी इंट्राडे पर ये नहीं लगता है, बिकॉज इंट्राडे में आप शेयर खरीदेंगे तो शेयर्स तो आपको कल मिलेंगे। तो आज आपने खरीद लिया, आज ही बेच दिए, तो शेयर्स तो आपके स्टोर हुए ही नहीं डिपॉजिटरी के पास। अगर शेयर स्टोर से नहीं हुए तो डिपॉजिटरी किस लिए आपसे फीस लेगी? समझ गए? तो ये फीस तभी लेंगे जब आप एक दिन से ज़्यादा टाइम के लिए शेयर्स को होल्ड करेंगे, और शेयर्स खरीदते टाइम ही आपको चार्ज नहीं करते, शेयर्स सेल करते टाइम आपको चार्ज करते हैं। तो ये हुआ इनकी ट्रांजेक्शन चार्जेस फीस। तो मैं और डिटेल में नहीं जाता हूँ, डिटेल में जाने के लिए और भी चीज़ें हैं, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इनके और भी कई रेवेन्यू सोर्सेस हैं, जैसे कि आईपीओज और सीए। यानी कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वन टाइम प्रोसेसिंग फी ये डिपॉजिटरीज उनसे कमाते हैं। साथ ही सीडीएसएल जो है वो ई वोटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनीज के लिए, जहां से शेयर होल्डर इलेक्ट्रॉनिकली वोट करते हैं। जैसे कि कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस के लिए शेयर होल्डर वोटिंग मैंडेटरी है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती है, और वहाँ पर भी ये फैसिलिटी सीडीएसएल प्रोवाइड करता है और वहाँ से पैसे भी कमाता है। इनके अलावा इनकी और भी कई सारी छोटी मोटी सर्विसेज हैं, जैसे कि जब कोई इन्वेस्टर शेयर्स प्लेज करता है और उसके अगेंस्ट में लोन लेता है तो उसमें भी सीडीएसएल कुछ फीस चार्ज करता है। फिजिकल शेयर्स को अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए भी ये लोग फीस चार्ज करते हैं। फिर इनकी ई-केवाईसी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, वहाँ से ये फीस चार्ज करते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, जो भी ब्रोकर इनके साथ टाई अप में है उनसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ये लोग लेते हैं। तो ऐसे मल्टीपल इनके रेवेन्यू सोर्सेस है और भी ज़्यादा,
उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत छोटे मोटे हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐसी ऑफर देना चाहूंगा जिसकी असली वैल्यू तो 10,000 रुपए है, लेकिन आपको मिलेगी जीरो में। क्योंकि आउटस्किल ने लॉन्च किया है 2-day वीकेंड एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज कंप्लीटली फ्री फॉर फिनोवेशंस व्यूअर्स। मैं आपको बता दूं कि आउटस्किल दुनिया का पहला एआई फोकस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है विच इज बैक्ड बाय रिनोन्ड एआई इन्वेस्टर्स एंड एआई कंपनीज फाउंडर्स। ये 2 days 16 आवर्स लाइव एआई ट्रेनिंग है। ये सेशन आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस प्रोग्राम में आपको एआई रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स पर इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, जैसे कि एआई एजेंट्स के बारे में इन डेप्थ आपको यहाँ पर पता चलेगा। जो इसके अलावा कोई भी डेटा एनालिसिस एआई की मदद से कैसे करें, वो भी विदाउट यूजिंग कोडिंग, वो भी आपको यहाँ पर समझ में मिलेगा। इसके अलावा एआई वीडियोस और इमेजेस कैसे एआई का यूज करके बनाएं, ये आपको यहाँ पर सीखने मिलेगा। साथ ही 20+ एआई टूल्स को कैसे इस्तेमाल करें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ आपको सीखने मिलेगा। इसके अलावा एआई का यूज एक्सेल और प्रेजेंटेशन में कैसे करें, कैसे आप अपने टास्क को एआई की मदद से ऑटोमेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीख पाएंगे। और हाँ, ये सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के लोगों के लिए नहीं है। 40 कंट्रीज से 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक इसे अटेंड कर चुके हैं, जिसमें एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, इन सारी अलग अलग फील्ड्स के लोग रहे हैं। हमारे भी कई सारी टीम मेंबर्स ने ये ट्रेनिंग ली है और वो भी एआई का इस्तेमाल अब काफी सारी जगह पर कर रहे हैं। स्लॉट्स आर फिलिंग वेरी फास्ट, तो अभी अपॉर्चुनिटी जाने से पहले इस फॉर्म को फिल कीजिए। लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिलेगी, तो जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पर सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन सेशन फ्राइडे शाम 7 बजे शुरू होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओवरऑल इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है 81 करोड़ का, वो आता है एनुअल इश्योर इनकम से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार बढ़ते आ रहा है और अभी रिसेंटली सितंबर क्वार्टर से थोड़ा स्टेबल है। अभी देखिए, जो एनुअल इश्योर चार्जेस है ये फिक्स चार्ज है, इसलिए यहाँ पर मार्केट फॉल होने के बाद कुछ खास ड्रॉप हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन इनके ट्रांजेक्शन चार्जेस पर नजर डालें तो Q2 के बाद यहाँ पर एक क्लियर ड्रॉप नजर आ रहा है, जहाँ पर इनका रेवेन्यू 29% से डाउन हुआ है फ्रॉम ट्रांजेक्शन चार्जेस। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि ये ट्रांजेक्शन चार्जेस में रेवेन्यू ड्रॉप क्यों आए। देखिए, जैसे ही सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर अलग अलग कंडीशंस लगाना शुरू किया कि कई सारी एक्सपायरीज हटा दी, कई सारी जगह पर अमाउंट बढ़ा दी, तो उससे फ्यूचर ऑप्शन करना इंडिया में टफ होता चला गया। एसटीडी चार्जेस बढ़ा दिए, एट द सेम टाइम आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 से सीधा 20% चला गया। सो नथिंग वाज इन फेवर ऑफ F&O ट्रेडर्स। तो इसलिए, और वैसे भी F&O में ज़्यादातर लोग पैसा नहीं कमा पा रहे थे, और उसके बाद ये सारे चार्जेस और ये सारी चीज़ों के बाद लोगों ने वहाँ पर से एग्जिट करना शुरू किया। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने क्या सोचा कि अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस तो चला गया, अब ये लोग कहाँ जाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो किससे फ़ायदा होगा, CDSL को। सो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन CDSL। तो इसलिए आप समझ पा रहे हो कि जब से सेबी ने एक्शन लेना शुरू किया अगस्त मंथ से, तब से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यूसली CDSL की शेयर प्राइस बहुत तेजी से आगे बढ़ती रही, इवन दो मार्केट वॉज डाउन। लेकिन जैसे ही दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, लोगों को समझ में आया कि चीज़ें अलग हो रही है। एक्चुअली जो F&O ट्रेडर्स हैं वो कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ स्विच हुए ही नहीं, बिकॉज दोज आर स्पेकुलेटर्स। वो सीधा चले गए डब्बा ट्रेडिंग की तरफ, और बहुत सारे लोग वहाँ से F&O कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि डब्बा ट्रेडिंग बहुत ट्रेंडिंग में फिलहाल चल रही है, और 10 लाख करोड़ पर डे के यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग फिगर। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। रिसेंटली फिर ये सारे लोग अभी क्रिप्टो की तरफ वापस जा रहे हैं, अलग अलग और स्पेकुलेशन के जरिए ढूंढ रहे हैं, जिसके चलते CDSL को इस चीज़ का बिल्कुल भी फायदा नहीं हो पाया। एक्चुअली आपको बताता हूँ कि लोगों को लगता है कि F&O हटा देंगे तो लोग लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे, बट मुझे ये पता था कि ये नहीं होने वाला, बिकॉज साइकिल कैसे चलती है आपको बताता हूँ। कोई भी बंदा, 10 लोग अगर मार्केट में एंटर कर रहे हैं ना, तो 9 लोग ट्रेडिंग से ही आते हैं। आप कितना भी समझाओगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पैसा है वैसा है, नहीं, दे विल डू ट्रेडिंग फर्स्ट, वहाँ पर पैसा गवाएंगे, गवाने के बाद इन्हें समझदारी आएगी कि अच्छा असली पैसा तो ट्रेडिंग में नहीं है, वो इन्वेस्टिंग में है, फिर ये इन्वेस्टिंग करने लगते। और आप बीच की स्टेप हटा रहे हो और सीधा सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लोग आ जाएंगे, नहीं होता। बिकॉज स्टॉक मार्केट में लोग जो अट्रैक्ट होते हैं वो क्विक रिटर्न्स की वजह से होते हैं, ट्रेडिंग की वजह से होते हैं। आपने वही हटा दी, फिर बाद में इनको रियलाइजेशन होता है कि ठीक है, क्विक पैसा नहीं बनता है, लॉन्ग टर्म में बनता है, लेकिन बनता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा झटका रहेगा पूरे मार्केट के लिए। अभी मुझे लगता है कि माधवीपुरी बूथ जो है उनका 20 फरवरी को जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। जो न्यू सेबी चेयरपर्सन आएंगे वो किस तरह के डिसीजन लेते हैं उस पर काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर रहेगी, क्योंकि ये जो F&O के कब्ज इन्होंने लगाए हैं इससे डैमेज हो रहा है और भी ज़्यादा होगा। तो ट्रांजेक्शन चार्जेस में यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जल्दी कुछ बहुत तेज़ी से ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। कहानी सिर्फ यही तक नहीं है, कहानी नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स की भी है, जहाँ पर मंथली 40-45 लाख डीमैट अकाउंट्स हर महीने इंडिया में खुल रहे थे। यानी एक एक क्वार्टर में 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख इस तरह के डीमैट अकाउंट्स खुल रहे थे। अब ये नंबर 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर पा रहा क्वार्टरली, और
सिंपल सी चीज़ है कि लोगों का एंट्री पॉइंट आपने बंद कर दिया है। जो न्यू एक्टिव क्लाइंट्स के एडिशन से ब्रोकर्स के लिए वो कुछ खास हो नहीं रही है। एक एक क्वार्टर में जो बड़े बड़े ब्रोकर्स थे 2-2 3-3 लाख एक्टिव न्यू क्लाइंट्स ऐड कर रहे थे, अब ये नंबर 1 लाख के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। जीरोदा के लिए तो नेगेटिव में चला गया है, एंजल वन के लिए मात्र 13,000 है और ग्रो के लिए मात्र 73,000 है। मात्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ये नंबर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब ये तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, अब कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम के बारे में आपको बता दूँ। अब ये कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कंपनी के काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स नाराज़ हुए। नाराज़ क्यों, आपको भी समझ में आ जाएगा, शायद आप भी नाराज़ हो जाओ। सीडीएसएल ने अपने जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं उन्हें 50 पैसा पर डेबिट ट्रांजेक्शन में हर स्लैब में कम कर दिया है। साथ ही आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा 25 पैसा ऑन डेबिट ट्रांजेक्शन अगर आपका अकाउंट फीमेल अकाउंट है तो। और 1 अक्टूबर 2024 से सीडीएसएल ने अनाउंस किया कि अब वो यूनिफॉर्म टैरिफ अप्लाई करेंगे। अलग अलग स्लैब्स पहले हुआ करती थी वो हटा के एक फिक्स चार्ज रहेगा 3.5 रुपीज़ पर डेबिट ट्रांजेक्शन, और इसमें जो फीमेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए जो डिस्काउंट है वो जारी रहेगा। अब रिसेंटली इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने सुना तो वहाँ पर संतोष नाम के व्यक्ति ने कंपनी के सीईओ नेहल वोरा को ये सवाल पूछा कि जब सेबी अलग अलग चार्जेस लगा रही है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस बढ़ा रहे हैं, तो आप कॉस्ट कम क्यों कर रहे हैं? आप उतनी उतनी रख रहे हो दैट इज़ फेयर, नहीं बढ़ा रहे दैट इज़ गुड थिंग, बट आप कम क्यों कर रहे हो? तो कंपनी के सीईओ ने बताया कि देखिए 7% लोग ही फिलहाल इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये नंबर 20, 25, 30% तक जाए, यानी कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर हो, और उसलिए हम ये कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये जवाब पसंद नहीं आया क्योंकि इनका ट्रांजेक्शन चार्जेस छोड़ के जो बाकी चार्जेस है जैसे कि एनुअल चार्जेस है, उन चीज़ों के लिए कंपनी को काफ़ी हद तक सेबी पर डिपेंड करना पड़ता है, सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, सेबी पास करेगी तो ही एनुअल चार्जेस ये बढ़ा सकते हैं। लेकिन ट्रांजेक्शन चार्जेस इनके हाथ में है। जो देखिए जहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, हर साल चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वहीं पर इनकी जो एनुअल इश्यूअर फीस है जहाँ से इनका फिलहाल सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो 2015 से बदला ही नहीं है, वो बढ़ा ही नहीं, 1 रुपये से भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स उन्हें लेने पड़ते हैं, तो वो रास्ता उनका आसान नहीं है। तो ऐसे में आप वहाँ पर तो फीस नहीं बढ़ा रहे हो, आप वहाँ पर एनुअल फीस मैक्सिमम 75,000 तक ले रहे हो, जो टीसीएस, इन्फोसिस और बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ पर ये थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को माइंड में रख के 6-7% से तो बढ़ा लो। अब ठीक है, उस पर कंट्रोल नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन जिस पर कंट्रोल है ट्रांजेक्शन चार्जेस, उसे तो आप कम मत करो। तो यहाँ पर वो भी चार्जेस कम हो रहे हैं, तो इनका जो ट्रांजेक्शन चार्जेस से आने वाला जो इनका रेवेन्यू है उसका कैलकुलेशन सिंपल कैसा है, ट्रांजेक्शन चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स तो इनके कम हो रहे हैं सेबी के अलग अलग रूल्स की वजह से जो F&O पर लग रहे, तो ओवरऑल वहाँ से जो लोग लॉस खाने के बाद लॉन्ग टर्म की तरफ आते थे वो अब नहीं आ रहे। मार्केट में ओवरऑल बेयर रन चल रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन फिलहाल कम है। लोग डरे हुए हैं, पहली बार इन्होंने इस तरह का मार्केट फॉल देखा है तो लोग डरे हुए हैं, तो शायद शॉर्ट टर्म में बाहर जाए फिर वापस आए, हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर नॉट ग्रोइंग दैट मच, और ऐसे में आप अपनी ट्रांजेक्शन फीस भी कम करेंगे तो फिर ओवरऑल आपके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सीडीएसएल के पास खुल रहे डीमैट अकाउंट की ग्रोथ की बात करूँ तो सितंबर मंथ में इनके पास 40 लाख डीमैट अकाउंट खुले थे, जो नंबर अगले कुछ महीनों में 30 लाख पर ड्रॉप हो गया। अब रेवेन्यू साइड में तो इनकी जो फीस है वो कांस्टेंट है काफ़ी लंबे टाइम से, तो इन पर काफ़ी हद तक इन्हें निर्भर करना पड़ेगा कि जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है, मार्केट में ट्रेड करने वाले लोग हैं, मार्केट में लिस्ट होने वाली कंपनीज है वगैरह वगैरह, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़े। एक्सपेंस साइड की अगर बात करें तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस और कंप्यूटर टेक एक्सपेंसेस इनके जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इनकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी पिछले साल लगभग 50% से ज़्यादा से बढ़ी है। तो ये तो बात होगी कंपनी के इंटरनल बिजनेसेस की, और इसी के चलते आप देख सकते हो रिसेंट क्वार्टर में इनका रेवेन्यू काफ़ी ड्रॉप हुआ है और इनका नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है। अच्छी बात यह कि कंपनी का जो ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो बहुत तगड़ा है, और कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो भी बहुत तगड़ी है 60% की। तो इसीलिए कंपनी जब बुल रन वापस आएगा तब जल्दी रिकवर भी कर सकती है। लेकिन वैल्यूएशन के लेके फिलहाल प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कंपाउंडेड सालाना 30% प्लस की ग्रोथ दिखाई है, जो आने वाले 2-3 सालों में मिलना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मल्टीपल रीजंस, बेयर रन भी चल रहा है, इन्होंने चार्जेस भी कम किए, उल्टे इनके जो एनुअल इश्योर चार्जेस है वो भी कुछ बढ़ नहीं रहे। तो अनलेस एंड अनटिल ये यहाँ पर चार्जेस रिफॉर्म नहीं लाते हैं और अचानक से बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बहुत यहाँ पर ग्रोथ नहीं होने वाली, तो आने वाले 1-2 साल कंपनी के लिए थोड़े स्लो ही रहने वाले हैं। और ऐसे में अगर कंपनी 45 का, करंटली अभी कुछ टाइम पहले 75 का PE मांग रहे थे, ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन को देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी पर्सनली, और अभी धीरे धीरे ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा करेक्ट होकर 45 पर आया है, और यहाँ से आगे जो 30% की ग्रोथ है मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगी। 17-18% इज समथिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंपनी राइट नाउ आफ्टर दिस रिड्यूसिंग दिस चार्जेस। ये चार्जेस इन्होंने रिड्यूस किए रिसेंटली, और बाकी 2-4 चीज़ें इन्होंने की है, उसके बाद प्रोजेक्शंस में काफ़ी बदलाव भी आए हैं। इसलिए मुझे कंपनी का पर्सनली जो वैल्यूएशन है उतना फेयर नहीं लग रहा है।
और बिजनेस की भी बात करूँ तो काफ़ी सारी डिसीजन जो कंपनी ने रिसेंटली ली है वो शॉर्ट टर्म में तो उनके फेवर में नहीं है, लॉन्ग टर्म में कब आएगी फेवर में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सेबी के जो नए चेयरपर्सन आते हैं वो किस तरह के डिसीजंस मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लेते हैं वो देखना एक इंटरेस्टिंग रहेगा। और उसी के बेसिस पर जो डिपॉजिटरीज हैं और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज लिस्टेड हैं उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं डिसाइड होगा। तो CDSL जो कि एक डिओपोली है डिपॉजिटरी बिजनेस में, उसका आधा मालिक आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं सेबी है, क्योंकि एनुअल इश्योर चार्जेस बढ़ाने हैं तो सेबी डिसाइड करेगा। लेकिन वहीं पर अगर ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह है तो सिर्फ वही 50% पार्ट उनके पास है। अब CDSL की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी इंडिया में T+1 सेटलमेंट चल रहा है। अगर ये T+0 हो जाता है ना कि आपने खरीद लिए तुरंत शेयर्स आपके अकाउंट में आ गए, तो हो सकता है कि जो इंट्राडे शेयर्स भी आप सेल करेंगे तो उस पर भी कंपनी को चार्ज मिलना शुरू हो जाएगा। और इंडिया में बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर ये चीज़ वर्कआउट होती है तो डिपॉजिटरीज के लिए ये है कि एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो सेबी से आने वाली कई सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आने वाले टाइम में एनुअल इश्योर चार्जेस क्या ये बढ़ाते हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एकदम CDSL में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टर हो तो आपको इन छोटी मोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगले 1-1.5 साल आप बहुत क्लासिक रिजल्ट्स इस कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद हाँ कि एक बार मार्केट वापस आ गया तो वापस वो, क्योंकि इंडिया इज स्टिल अंडर पेनिट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट, तो ग्रोथ आएगी लेकिन अगला 1-1.5 साल कंपनी के लिए टफ जा सकता है। तो ऐसे में कंपनी के शेयर प्राइस आने वाले टाइम में और बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो ज़रूर आप कंपनी को रीएनालाइज कीजिए और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इस वीडियो को वापस रेफर कीजिए, इसे सेव करके रखिए ताकि जब जब आपको CDSL में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करो तो ये सारा डेटा और रिसर्च आपके सामने रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर, बाय बाय। और अगला रिसर्च किस कंपनी पर करना है नीचे कमेंट करके अभी बताएं। और जाते जाते आउटस्किल का AI ट्रेनिंग सेशन ज़रूर चेकआउट कीजिए, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने मिलेगा। लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डोंट मिस आउट। सी यू।